अच्छा जी, ओके। सो सेशन क्लोज हो गया था, हम दोबारा वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने क्लोज किया था। मैं बात आपसे ये कर रहा था कि जी जो इम्पोर्टेंट इसमें कमेटी है जी थीसिस वन की, वो आपकी ईसीपी है। ईसीपी जो है वो आपको अगर पास कर देती है तो जीएससी में बहुत कम चांसेस है कि कोई इशू होगा, और जीएसआरएमसी में बहुत कम चांसेस है। हाँ, कुछ माइनर ऑब्जर्वेशन जरूर वो आपको रिटर्न कर सकते हैं कि जी टाइटल में ये वेरिफिकेशन कर लें, या पेपर्स ये निकाल लें, ये डाल लें। ठीक है, या कोई आपका जो अप्रोच है उसमें कोई इशू है, मेथोडोलॉजी के अंदर कोई चीज़ ऐड डिलीट करनी है, तो वो आपको कमेंट्स मिलेंगे उनके। बट मोस्टली वो आपको वो नहीं करेंगे। अगर तो आप बहुत कमजोर हैं तो एक अलग बात है, क्योंकि मेरी नॉलेज में कुछ लोग हैं जिनको, जो कि जीएसआरएमसी से फेल हुए हैं, जीएसआरएमसी से भी फेल हुए हैं, मगर लेकिन वो बहुत ही रेयर है, मतलब 100 लोगों में शायद एक या दो लोग हैं। तो पॉइंट ये है कि आपका फोकस होना चाहिए ईसीपी पर। अगर आपने काम ठीक किया हुआ तो वैसे ही मसला नहीं है। आपने तो अपना काम ठीक किया हुआ ना, तो चाहे जो देखता रहे, उसको देख के खुशी होगा कि अच्छा काम किया हुआ इसने। ठीक है। बट पॉइंट ये है कि ये स्टेजेस आपको क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज यू शुड नो कि ये एकदम पता चले यार कि जीएसआरएमसी कोई चीज होती है और आपने ये मुझे उसने कुछ कह दिया तो आपने ये क्या चीज है पता ही नहीं है। तो जो कमेटीज हैं यूनिवर्सिटी की आपसे रिलेटेड फॉर रिसर्च फेज, वो आपको क्लियर मैंने कर दी है। एक है आपकी ईसीपी, सेकंड इज जीएससी, थर्ड इज जीएसआरएमसी। इनके मिनट्स जो है उनके बाद आपका टीएच वन फाइनली क्लियर होता है, और आपको ऑटोमेटिकली टीएच टू में अगले सेमेस्टर में रजिस्टर कर लिया जाता है। याद रखें कि टीएच वन आप खुद रजिस्टर करते हैं, बट टीएच टू अगर आप फेल नहीं हुए तो ऑटो पे अगले सब्सिक्वेंट सेमेस्टर में रजिस्टर हो जाता है आपसे पूछे बगैर, बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये नहीं होगा कि आप कहेंगे टीएच वन कर लिया, मैं रेस्ट करूंगा 2 साल और फिर टीएच टू रजिस्टर करूंगा बाद में, नहीं। टीएच वन के बाद अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो टीएच वन भी फेल हो जाएगा, ऑटो पे फेल हो जाएगा। जब भी आप री रजिस्टर करेंगे टीएच वन री रजिस्टर करेंगे, फिर टीएच टू नहीं होगा उस टाइम पे, चाहे टीएच वन पास भी था, क्योंकि जो रिसर्च टॉपिक्स है वो करंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं। अगर आपने 6 महीने भी डेट किया तो वो टॉपिक जो है हो सकता है ऑब्सलीट हो जाए। बात समझ रहे हैं? तो अगेन पॉइंट ये जहन में रखिए फॉर एवरीबडी के टीएच वन इज योर पर योर मर्जी कि जी मैंने स्प्रिंग में करना है या फॉल में करना है। बट उसके बाद अगर इनमें से किसी कमेटी ने आपको फेल कर दिया कि जी ईसीपी ने फेल कर दिया आपको, ठीक है, नहीं आपका टॉपिक ठीक नहीं है, तो फिर आप अगले सेमेस्टर में फिर रजिस्टर दोबारा करेंगे। फेल हो गया ना, तो अब आप से फॉल में फेल हुए, स्प्रिंग में आप टीएच वन दोबारा करना चाहते हैं विद इम्प्रूवमेंट, ईसीपी ने फेल किया हुआ है, आप री रजिस्टर करेंगे, अगेन आपको टीएच टू नहीं दिया जाएगा, आप फेल हो गए, आपको बता दिया। अगर आपको जीएससी ने फेल कर दिया तब भी आपको री रजिस्टर करना पड़ेगा टीएच वन। अगर आपको जीएसआरएमसी में फेल कर दिया तब भी आपको री रजिस्टर करना पड़ेगा इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। बट मोस्टली ये कमिटीज आपको फेल नहीं करती, ये क्या करती हैं, आपको चांस देती हैं। दे विल टेल यू ओके जी कमजोरियां हैं, ईसीपी भी आपको कहेगा जी ये कमजोरियां हैं, इंप्रूव करें, वी विल हैव योर प्रेजेंटेशन अगेन। राइट। सो ईसीपी की सेमेस्टर में 2 से 3 मीटिंग्स होती हैं। आपको पहले में अगर उसने कोई पॉइंट्स दिए आप इंप्रूव करें, दूसरी में आके आप दोबारा डिफेंड करें, थ्रू हो जाए, तीसरी में आके दोबारा डिफेंड करें, थ्रू हो जाए, तो दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट नॉट टू फेल एनीबडी, अनटिल अनलेस वो करना ही नहीं चाहता अगर। ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर के थीसिस वन की स्टेजेस क्या क्या हैं और किस तरह के उनमें आपने कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। ग्रेजुएट स्टडीज, मैं कुछ बता देता हूँ। ग्रेजुएट स्टडीज कमेटी, ग्रेजुएट स्टडीज कमेटी जीएससी कैंपस लेवल कमेटी है। सो टीएच वन के अंदर ये सारे आपकी फॉर्मेलिटीज हैं, और आपने फोकस करना है अपने काम के ऊपर और अकॉर्डिंगली ईसीपी के ऊपर। तो बाकी दोनों कमेटीज जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ज्यादा है उनका, फॉर्मेलिटीज ज्यादा हैं, बट वो अगेन ब्रॉडली देखते हैं, अगर कोई कमेंट्स हो तो आपको कम्युनिकेट करेंगे, बिकॉज दे आर अगेन सीनियर लेवल पीपल। सो ये 3 स्टेजेस से आप गुजर जाते हैं तो आपका टीएच वन क्लियर हो गया, नाउ यू कैन गो फॉर टीएच टू। और टीएच टू ऑटोमेटिकली आपका रजिस्टर हो जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर। और टीएच टू टीएच टू के अंदर जो है आपके पास फाइनल थीसिस डिफेंस से कहते हैं हम थीसिस टू को। और इसके अंदर एक डिफेंस आपका होता है सिर्फ, एंड इट कैन बी डन एज अर्लियर एज पॉसिबल। आपने इसे स्प्रिंग में टीएच वन क्लियर कर लिया, बीच में समर में रजिस्टर नहीं होगा, रिलैक्स करें, काम को करें, यानी एक्चुअल अब थीसिस पे काम करना है ना आपने, और फिर आप टीएच टू रजिस्टर हो जाएंगे फॉल के अंदर। फॉल में आपने से कहा मैंने तो काम कर लिया, समर के अंदर सारा का सारा मैं रेडी हूँ डिफेंस के लिए, थीसिस भी लिख लिया है, हर कुछ सुपरवाइजर इज ओके, तो आप पहले दूसरे हफ्ते में ही अपना थीसिस डिफेंस में जा सकते हैं विद परमिशन ऑफ योर सुपरवाइजर।
और उसमें जो कमेटी होगी या जो आपको इवेल्युएट करेगी, उसमें 3 लोग होंगे। एक सुपरवाइजर बैठता है उसके अंदर, और एक एक्सटर्नल मेंबर बुलाया जाता है आउट ऑफ यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी के अंदर से इंटरनल मेंबर होता है। एंड एवरीबडी हैज गॉट दिस वेटेज, 20% वेटेज इज गिवन टू द सुपरवाइजर ग्रेडिंग, और 40% ईच जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल के पास होती है। और इस तरीके से आपको 100% पे ग्रेड करते हैं। और ग्रेड जो है वो अगेन एफ से लेके ए तक अवेलेबल है लिस्ट। D+, D, C+, C-, B+, B-, एंड A, A-, कोई भी ग्रेड आपको मिल सकता है नंबरों के ऊपर। और वही ग्रेड आपका फिर TH1 और TH2 दोनों में लगा दिया जाता है। ठीक है। सो दिस इस तरीके से आपका थीसिस का फेज जो है वो कंप्लीट होता है। अब यही जो 2 फेजेस हैं ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में मुख्तलिफ नामों से एग्जिस्ट करते हैं। कहीं पे ये TH4 तक भी होते हैं। TH1 को वो कहते हैं टाइटल डिफेंस, TH2 को कहते हैं प्रपोजल डिफेंस, TH3 को कहते हैं प्री फाइनल डिफेंस, और TH4 कहते हैं फाइनल डिफेंस। बट मोटे तौर पे एक प्रपोजल डिफेंस है और एक फाइनल या थीसिस डिफेंस। ठीक है। अब उसकी स्टेजेस की जा सकती हैं। तो फॉर द जहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हैं इधर, यहाँ पे 2 स्टेजेस में है, जिसमें एक थीसिस 1 है और एक थीसिस 2 है, जिसका ये प्रोसेस जो है वो मैंने आपके सामने विद कमिटीज मेंशन कर दिया है। तो आई होप दिस इज कन्वेड सम इंफॉर्मेशन। इसमें कोई क्वेश्चन अगर आपका है, आपका जो ऑन कैंपस है या जो ऑनलाइन है, तो वो पूछ सकते हैं। कोई डाउट, कोई क्लैरिटी चाहिए हो तो। सर हम इसमें जो टॉपिक सेलेक्ट करेंगे सर वो हमारे कोर्स पड़े हुए किसी भी सर कोर्स पे हो सकते हैं सर या जी बिल्कुल। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपका नाम क्या है? वो हम कर सकता हूँ। बाकिर। क्लास में टाइम पे आया करो। आप मेरे ख्याल में 1.5 घंटे बाद आए ना, तो हमने ये शुरू में बातें की थी। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपके लिए रिपीट करता हूँ कि जो आपका टॉपिक है ना, वो आपने सेलेक्ट करने का एक प्रोसेस है, मैंने एक्सप्लेन किया। आप घर जाके वो लेक्चर देखिएगा। जब सिलेक्ट हो जाए तो आपके सुपरवाइजर के पर्सपेक्टिव से आप उसको उस सुपरवाइजर जो सिलेक्शन है वो आपके ऊपर है कि आप किस बंदे के साथ काम करना चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स वो वही लोग होंगे जिनसे आपने सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। मैंने एक चीज और भी कही थी कि टू मेक थिंग्स इजियर यू कैन सेलेक्ट एनी सुपरवाइजर आउट ऑफ यूनिवर्सिटी एज वेल हु इज अ PhD, and he or she can support you, and he or she can be declared as your supervisor. University has got no objection on that. For paper formalities आपको यहाँ से एक सुपरवाइजर असाइन कर दिया जाता है, और आप काम उनके साथ करें जिनके साथ करना चाह रहे हैं, उसमें किसी को कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। तो वो पॉसिबल है। जवाब हो गया या कुछ रह गया? किसी भी कोर्स है सर हम टॉपिक चूज कर जी सकते जी, आप देखें आपकी डिग्री कौन सी है? मैनेजमेंट साइंस के हैं आप? हैं। तो आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कर रहे हैं ना, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप जो आपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनमें डिफरेंट सुपरवाइजर्स ने आपको पढ़ाया है, आप उनमें से किसी भी एरिया में काम कर सकते हैं। और अगेन सुपरवाइजर इज एक्सपीरियंस इनफ टू गाइड यू, गया ये टॉपिक इसी डिग्री से बनता है, तो ठीक है। ठीक है। अब मे बी आप अगर कहें जी कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिग्री कर रहा हूँ, लेकिन मैं करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल इमेज डी ब्लरिंग पे काम करना चाह रहा हूँ, तो वो ठीक नहीं है फिर। ठीक है ना। तो एरिया रिलेटेड होना चाहिए ऑफ कोर्स। रिलेटेड एरिया में काम करेंगे तो इट इज एक्सेप्टेबल। और कोई सवाल जी किसी का? आप में से एनीबडी जी ऑनलाइन? आप रिजवान और कोई और क्वेश्चन? सर दो मैंने सर आप एक क्वेश्चन तो मेरा ये था कि सर काइंडली ये बता दें कि सिनॉप्सिस डॉक्यूमेंट क्या होता है। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि सर जो डॉक्यूमेंटेशन है इन दोनों फेजेस की वो भी पार्टली डिवाइडेड होती है, मतलब TH1 का अलग डॉक्यूमेंट सबमिट होगा, कोई डेडलाइन होगी, TH2 का अलग, या जी एट जी द एंड एक ही डॉक्यूमेंट सबमिट कराना नहीं होता जी है। बिल्कुल, आपकी क्वेश्चन ठीक है। देखें, जब आप TH1 के अंदर होंगे तो थीसिस 1 में आपकी एक डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हैं, उसका नाम होता है प्रपोजल डिफेंस डॉक्यूमेंट या प्रपोजल डॉक्यूमेंट। उसको हम इस कोर्स में भी पढ़ेंगे कि वो क्या, उसके कंटेंट क्या होते हैं, उसका एक टेम्पलेट है, उसका एक पैटर्न है, उसमें क्या चीज़ें कहाँ तक लिखनी है। तो प्रपोजल डॉक्यूमेंट आपकी इवैल्यूएट होती है, और वो प्रपोजल डॉक्यूमेंट जो है वो आपके सुपरवाइजर से अप्रूव हो के सारी कमेटी के पास जाती है। अदर देन प्रपोजल डॉक्यूमेंट, उसमें एक समरी फॉर्म होता है, यानी टू मेक थिंग्स इजियर फॉर द इवैल्यूएटर, उसी प्रपोजल के अंदर से कुछ 3-4 चीजें सिलेक्टेड लिखी जाती हैं समरी फॉर्म के अंदर। उसमें ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं नंबर 1, और उसके अंदर आपकी मेथडोलॉजी ब्रीफली डिस्क्राइब होती है कि आपने क्या मेथडोलॉजी फॉलो की है टू कंप्लीट योर वर्क। ये 2 चीजें होती हैं समरी फॉर्म के अंदर। ये 2 डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं आप ECP को। आई रिपीट, ECP को 2 डॉक्यूमेंट जाते हैं, एक प्रपोजल डॉक्यूमेंट, एक समरी फॉर्म। दोनों के टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे। रिक्वेस्ट मोहसिन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि
आप एक काम कीजिए, अच्छा सवाल उन्होंने किया है कि आप जो अप्रूव्ड अभी कुछ लास्ट TH1 डॉक्यूमेंट्स हुए हैं ना, जिनमें समरी फॉर्म भी थे और जिनके अंदर प्रपोजल डॉक्यूमेंट भी थे, वो आप कुछ दोनों एरिया के, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के भी और कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग के भी, वो आप मोहसिन फारूक साहब से लेके ग्रुप में शेयर कर लें, लिख लो अपने पास, ताकि सबको आइडिया हो जाए कि डॉक्यूमेंट कौन से, किस तरह के डॉक्यूमेंट अप्रूव हुए हुए हैं। ठीक है, एक दफ़ा मुझसे भी ज़रूर वेट करा लेना, ताकि कोई अच्छे वाले डॉक्यूमेंट हों, कुछ थोड़े वीक भी होते हैं, वीक वाले नहीं, मुनासिब नहीं, कुछ स्टैंडर्ड के मुताबिक थोड़े से अच्छे हों, वो आप शेयर कर लें। ठीक है, तो एक तो ये हो गया जी। नंबर 2, जब आप TH1 पास हो गया, यही डॉक्यूमेंट आपकी चलती रहेगी तीनों फेजेस के अंदर। फिर TH2 के अंदर आपने अपना थीसिस लिखना है। थीसिस का अपना अगेन कुछ एक टेम्पलेट होगा, कुछ चैप्टर्स होंगे, वो मैं आपसे शेयर करूंगा जब हम पढ़ेंगे आगे कि क्या क्या चीज़ें उसमें लिखनी है आपने। तो थीसिस डॉक्यूमेंट फिर आप जमा कराएंगे फॉर TH2 डिफेंस। वो अगेन सुपरवाइजर के पास जाएगी, वो पास करेगा तो वो अकॉर्डिंगली आ जाएगी PG ऑफिस में, पोस्ट ग्रेजुएट ऑफिस के अंदर, और अकॉर्डिंगली फिर वो शेयर हो जाएगी आपके एक्सटर्नल और इंटरनल के साथ। वो पढ़ के आएंगे ताकि आपके काम को वैल्यूएट कर सके उसको। तो ये तो डॉक्यूमेंटेशन हो गई। एक सवाल आपका था कि साइनॉप्सिस क्या होता है। साइनॉप्सिस इनफैक्ट इज योर प्रपोजल। जो एब्स्ट्रैक्ट होता है किसी काम का, उसको हम साइनॉप्सिस कहते हैं। काम करने का तरीका क्या है मेरा, तो साइनॉप्सिस डिफेंस इज अगेन प्रपोजल डिफेंस, इज अनदर नेम फॉर प्रपोजल डिफेंस। कि साइनॉप्सिस डिफेंस करना है तो मींस प्रपोजल डिफेंस करना है, ब्रॉडली स्पीकिंग। वैसे साइनॉप्सिस का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट। ये एब्स्ट्रैक्ट क्या है आपका। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेरी, रिजवान। जी सर। जी मिनहाज, कुछ आप पूछ रहे हैं? सर मेरा क्वेश्चन ये था सर कि ये जो डिटेल्स आप बता रहे हैं सर, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो थीसिस अडॉप्ट करना चाहते हैं सर मास्टर्स में। हाँ उन जी। स्टूडेंट्स के लिए सर काइंडली जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ MS की डिग्री लेनी है एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द थीसिस, जी उनके लिए सर बिल्कुल। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? मैं सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पे मैं अभी आया नहीं हूँ कि मेरे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। मेरे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट के लिए आपने प्रपोजल डॉक्यूमेंट सबमिट करनी होगी। मैंने ये चीज़ आपको इसलिए बताई है कि ये सारी स्टेजेस एक नॉन थीसिस वाले को भी क्लियर होनी चाहिए कि किस तरह से थीसिस होता है। आप स्टेज से गुजरेंगे सर नहीं, लेकिन यू शुड नो इट। Whereas the राइट सर। subject requirement is that everybody out of you would be required to defend his her proposal in the class. आप TH1 की डॉक्यूमेंट बनाएंगे, प्रपोजल डॉक्यूमेंट बनाएंगे और वो सबमिट करेंगे और अपने थीसिस प्रपोजल को डिफेंड करेंगे अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन के अंदर इस सब्जेक्ट में। ठीक है, मेरी डेडलाइन होगी 16th वीक ऑफ द सेमेस्टर, विच मे नॉट कोइंसाइड विद एक्चुअल TH1 ECP कमेटी डिफेंस। वो अलग होगा। अगर आपने ECP में कहीं अपना TH1 एनरोल किया हुआ है किसी ने, तो वो अपना थीसिस वन अलग अपने लाइन टाइमलाइन के साथ चलाएगा। मेरी टाइमलाइन होगी 16th वीक 15th वीक ऑफ द सेमेस्टर, जिसमें एवरीबडी आउट ऑफ यू वुड प्रेजेंट हिज हर प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ द क्लास एज पर द टॉट पैटर्न जो मैं पढ़ाऊंगा। तो चाहे आप थीसिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे प्रपोजल डिफेंस कराऊंगा। आगे आप उसको बेशक छोड़ दें, वो आपकी चॉइस। ठीक है मिनहाज, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेरी। यस सर, थैंक यू सर। और कोई सवाल जी? नो क्वेश्चन? ठीक है, वी कीप इट टू दिस पॉइंट देन, वी डू नॉट मूव फॉरवर्ड, टाइम इज ऑलमोस्ट अप। सो हम अगली क्लास में यहीं से आगे लेके चलेंगे। मैं आपको जो टास्किंग देना चाह रहा हूँ, अब मैं सिर्फ वो टास्किंग आपसे शेयर करता हूँ विद ऑल दिस बैकग्राउंड जो हमने आज किया है। पिछले वाले काम को ही हमने कंसोलिडेट करना है। ठीक है, और वो कंसोलिडेशन क्या है कि आपने अगेन अपने टॉपिक को फिगर आउट करना है, आज की बातों की मद्देनजर रखते हुए दोबारा आ जाएं, देखें, पिछली दफा भी देखा आपने। ट्राई टू प्रोबेबली इफ यू थिंक कि मैंने टॉपिक बहुत अच्छा सेलेक्ट कर लिया है, फाइन, बट समझते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो सकती है, तो जाके देखें, गौर करें कि मैं इसमें कैसे आगे लेके चलूँ। और कुछ रिसर्च पेपर्स और पढ़ें। आई वुड रिक्वेस्ट टू एटलीस्ट ब्रिंग या सेलेक्ट 5 conference papers and 5 journal papers. 5 conference papers and 5 journal papers which are related to your decided area. ब्रॉड एरिया हो बेशक, कोई जरूरी नहीं कि बहुत उसमें ना डिटेल्स के साथ आपने फाइनलाइज कर लिया हो, फाइनल हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। बट एरिया ऑफ इंटरेस्ट को फिगर आउट करने के बाद पेपर्स को एक्सप्लोर करें। 5 कॉन्फ्रेंस पेपर्स को फिगर आउट करें जो कि रिलेटेड हो, उस तरह का काम कर रहे हो, और 5 जर्नल पेपर्स को फिगर आउट करें। अगली क्लास में हम उनकी क्वालिटी पे बात करेंगे और कॉन्फ्रेंस पेपर और जर्नल पेपर्स के ऊपर बात करेंगे कि होते क्या हैं। पहले आप पढ़ के आए, देखें, लेकर आए, लेट्स सी।
पढ़ने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ सेलेक्ट कर लें, इतना ही काफ़ी है। पढ़ने वाला काम आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। तो आई होप दिस इज द फर्स्ट असाइनमेंट जो आपने करनी है। नेक्स्ट वीक में आई वुड से कि एक स्लाइड बना लें, सिंगल स्लाइड, जिसपे अपना टाइटल लिख लें। और अगली स्लाइड पे जो रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं आपने या सेलेक्ट किए हैं उनकी डिस्क्रिप्शन दे दें कि ये 10 पेपर्स हैं, 5 ये कॉन्फ्रेंस हैं, ये 5 जर्नल हैं। हाँ, उनका टाइटल। और आप देखेंगे कैसे एक पेपर को रेफर करते हैं, वो आपको थोड़ा अपनी अकल इस्तेमाल करें। हम पढ़ेंगे कि रेफरेंसेस कैसे देते हैं, बट यू जस्ट ट्राई टू फिगर आउट हाउ टू गिव रेफरेंस ऑफ अ रिसर्च पेपर वंस यू रीड इट। ठीक है? सो मेक 2 स्लाइड्स प्रोबेबली। फर्स्ट स्लाइड इज जस्ट योर नेम, टाइटल, एंड सेकेंड स्लाइड इज टाइप ऑफ या टाइटल्स ऑफ रिसर्च पेपर्स। हाँ, एक चीज और जो आप कर सकते हैं, आई वुड बी आल्सो इंटरेस्टेड, ट्राई टू फिगर आउट अ सुपरवाइजर फॉर योर वर्क। ऑन द फर्स्ट स्लाइड जहाँ अपना आप टाइटल लिख रहे हैं, नीचे सुपरवाइजर का नाम लिखने की कोशिश करें। इस वीक में एक्सप्लोर करें कि हु कैन सुपरवाइज योर वर्क। चाहे आप थीसिस कर रहे हैं, चाहे आप थीसिस नहीं कर रहे हैं, अप्रोच समबडी एंड पास थ्रू दैट पेन इन विच सुपरवाइजर ट्रीट्स अ स्टूडेंट। दिस इज अ लर्निंग। ठीक है? ऑल दो स्टूडेंट ज्यादा तकलीफ देता है सुपरवाइजर को, लेकिन फिर भी जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़े से शायद परेशान होते हैं। सुपरवाइजर, हर सुपरवाइजर जो है वो बाज़ औक़ात बहुत सपोर्टिव नहीं होते। बट दिस इज हाउ एवरी यूनिवर्सिटी वर्क्स। दुनिया की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, एवरीवेयर एवरी सुपरवाइजर इज एक्सट्रीमली बिजी। इट्स स्टूडेंट्स जॉब टू गेट होल्ड ऑफ हिम और हर। कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी गायब होगा, कभी जवाब देगा, कभी जवाब नहीं देगा, कभी बहुत अच्छा भी होगा, कभी बहुत अच्छा नहीं भी होगा। वो अब आप उस प्रोसेस से थोड़ा गुजरना है हम सब ने। अगेन आई एम रिपीटिंग मिनहाज, चाहे हम थीसिस कर रहे हैं, चाहे हम थीसिस नहीं कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंसेस करना जरूरी है। ठीक है? ठीक है बाकिर साहब? राइट सर। तो मैंने जो काम बताया आपको मिनहाज, वो समझ आ गए? जी सर, आ गए हैं सर। ओके जी, सो मेक दिस कपल ऑफ स्लाइड्स, फिगर आउट योर सुपरवाइजर, एंड देन वी कैन इम्प्रूव। ये याद रखिए, देखिए टाइटल चेंज हो सकता है, कोई बात नहीं, हम चेंज भी करेंगे। सुपरवाइजर भी चेंज हो सकता है, कोई इशू नहीं। आप लेकिन इस प्रोसेस में तो जाए ना आप। ठीक है? तो वो चीजें हमने कोशिश ये करनी है कि इस प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट्स में जाएं। जो चीजें हम समझ आती है नहीं आ रही, ठीक नहीं हो रही, तो हम फिर उसकी अल्टरनेट तरीका ढूंढने के, नहीं यार यूं करना चाहिए, यूं करना चाहिए। तो यही मकसद भी है। तो continuous improvement नजर आनी चाहिए। Do not worry about the grades. Grade depend upon your effort. If you keep putting in efforts, you will get a good grade. कोई इसमें वो ये ग्रेजुअल स्केल नहीं है कि अभी अगर अच्छा नहीं किया तो आगे भी अच्छा नहीं होगा। बट ये कि अगर आप कॉन्टिन्यूसली लगे रहेंगे तो रिसर्च में याद रखें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्टिन्यूटी। आप अगर मुस्तकिल तरीके पे चल रहे हैं, आपने देखा होगा दुनिया में बहुत सारे पीएचडीज आपको नजर आएंगे, आप कहेंगे यार ये इसने भी पीएचडी कर ली, ये तो किसी काबिल ही नहीं था। सोचते हैं ना यार कि ये इतना इतना नैला आदमी, इतनी नैली औरत, ये पीएचडी कैसे कर ली। कहते हैं ना अक्सर, शायद मैं तो समझता हूँ ऐसे बहुत सारे लोग नजर आते हैं आपको इर्द गिर्द। और ऐसे भी लोग नजर आते हैं, कहते हैं यार इतना जीनियस आदमी था और ये पीएचडी छोड़ के आ गया, नहीं कर सका, या इसकी नहीं हुई पीएचडी। तो इसके पीछे सिर्फ एक चीज होती है, याद रखिएगा, और वो है कंसिस्टेंसी। मुस्तकिल मिजाजी जिस बंदे में है ना, नालायक से नालायक आदमी है, नैले से नैला बंदा है, अगर वो मुस्तकिल मिजाज है, वो पीएचडी कर लेगा। और बहुत जीनियस आदमी है, आउटस्टैंडिंग है, कोई मैच नहीं है, लेकिन मुस्तकिल मिजाज नहीं है, 2 घंटे फोकस करता है, 6 घंटे गायब हो जाता है कहीं और किसी और दुनिया में। ऐसे लोग हैं जो कायनात की गुमशुदगियों का मुअम्मा होते हैं कुछ लोग। ठीक है? तो वो और ही गुम होते हैं अपने अपने और अपने लिहाज से वो कुछ और कर रहे होते हैं, लेकिन ये कि जो वो चीज पे फोकस नहीं कर पाते। जब फोकस नहीं करते ना, तो वो पीएचडीज या इस डोमेन में नहीं चल पाते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे आपके लिए कि अगर मैं और आप, हम बिल्कुल में कुछ नहीं आता ना, आज से ये अहद कर लें, तहिया कर लें कि जी मैं डेली बेसिस पे इंप्रूवमेंट करूंगा और रोजाना कुछ ना कुछ टाइम दूंगा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट डेली दूंगा या दूंगी। तो मैं आई गारंटी यू कि आज से 2 महीने बाद आपका टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा और आप बहुत अच्छे उसमें एक डायमेंशन में पहुंच चुके हो। लेकिन अगर आप गायब हो गए, एक क्लास में आए, 2 में नहीं आए, 4 में आपने पिछले कुछ क्वेश्चंस किए जो कि आपने पहले पढ़े थे, या फोकस ही नहीं था क्लास के अंदर, फिर नहीं होगा, फिर इट विल बी अ डिजास्टर। सो विद दिस वी कंक्लूड।
अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, आई एम श्योर इस टाइम पे क्वेश्चन अच्छा होता भी नहीं है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि ना लें, मैंने कई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए। मैं ये भी नहीं कहा मैंने कि ऑथेंटिक नहीं होते, बिल्कुल नहीं कहा मैंने। देखें, इज ऑलवेज अ काउंटर एग्जाम्पल, ऑथेंटिक भी होते हैं, नॉन ऑथेंटिक भी होते हैं, चांसेस उनके भी हैं। अगर तो आप अक्लमंद हैं इतने कि आपको समझ आती है कि जी इसमें से मैंने ऑथेंटिक ये चीज जो है वो हर लिहाज से ठीक है, बिल्कुल उठाएं वहां से आप। मैंने अभी आपको मैंने आपको मुख्तलिफ फोरम्स बताए हैं और आप पे छोड़ा है कि भी आप देखें, एंड वील कीप इम्प्रूविंग इट। मैं अभी आपको इस पे कंक्रीट जवाब नहीं दूंगा, आप सोचें, अपनी अकल इस्तेमाल करें। सर सुपरवाइजर साहब ये खबर जो आपसे लेनी है तो क्या फॉर्मल सुपरवाइजर के अप्रूवल का कोई फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है, वो राजी हो जाए बस। हमने साहब से बात की थी तो हो गई और सारे नहीं नहीं, मैं अप्रूव नहीं करता हूँ जी, सुपरवाइजर अप्रूव करेगा ना, मैं कैसे अप्रूव करूँ? सुपरवाइजर आप बताएंगे मुझे, मैं सिर्फ ये अप्रूव करूंगा, हाँ जी सुपरवाइजर ठीक है, बस ये अप्रूव कर सकता हूँ। समझे? और कोई सवाल? अच्छा चलें जी, ठीक है, वी क्लोज दिस सेशन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह 12 बजे।